अब ग्रेविटेशन की बात आती है। तो ग्रेविटेशन जैसा सभी जानते हैं, नाम सुना होगा, टर्म सुनी होगी। इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये फोर्स ये कहता है कि यूनिवर्स में कई सारी बॉडीज़ हैं, हर बॉडी का अपना अपना मास है, तो हर बॉडी किसी अनदर बॉडी को अट्रैक्ट करती है ना। एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है किसी न किसी फोर्स से। अगर किसी का मास है बॉडी का, ऑब्वियस सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसका कुछ मास तो होगा। तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। कभी बार इसका इफेक्ट दिखता है, कई बार नहीं दिखता। जब फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगी तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। मैं खड़ा हूँ, तुम बैठे हो, तुम टेबल पे बैठे हो, यहाँ बोर्ड है, दीवार है, और तुम किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा, है ना। सपोज मैं जा रहा था, मुझे कार ने अट्रैक्ट कर लिया, ऐसा नहीं सुना होगा। तो उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम है कि उसका इफेक्ट कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपको एरोप्लेन में बिठा के छोड़ दिया जाता है 1000 फीट की हाइट से, तो आप कहाँ जाओगे? कौन अट्रैक्ट कर रहा है? क्यों कर रही है? क्योंकि उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सिग्निफिकेंट है। ये तब सिग्निफिकेंट होता है जब एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होता है ना। जब अर्थ का मास हमारे कंपैरिजन में क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। हमें क्या, हवाई जहाज को, एरोप्लेन को, बड़े बड़े आपने देखा होगा मीटरॉइड्स को भी अट्रैक्ट कर लेती है। जो टूटता हुआ तारा बोलते हैं हम, वो भी धरती पे आके गिर जाते हैं, कई बार नहीं गिरते, हवा में ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से रहा है? ग्रेविटी की वजह से। आप लोग बैठे हुए किसकी वजह से? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सबसे पहले जब फोर्सेस के बारे में स्टडी हो रही थी तो इसी से स्टार्टिंग हुए थे। तो न्यूटनियन जो फिजिक्स है, कन्वेंशनल जो फिजिक्स है न्यूटन की, तो न्यूटन ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थ्योरीज दी, उसे डिस्क्राइब करा, है ना। पहले मोशन के भी लॉ पढ़े आपने, और ये ग्रेविटेशन पे भी बात आई। तो ग्रेविटेशन के लिए एक लॉ दिया गया जिसने न्यूटन ने दिया था, और उसे बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उससे पहले बस इंट्रोडक्शन दिया जो मैंने बातें करी। उसके बाद ग्रेविटेशन की बात आती है तो उसके बाद दिया हुआ है आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्या होता है? हाँ, जो सभी जगह एक जैसा हो, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा लग सके। ऐसा नहीं है कि अर्थ पे ही लगता है या किसी प्लैनेट पे लगता है, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है ये। इसीलिए इसको क्या बोला? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कहता है कि एक बॉडी, सपोज मान लेते हैं इसका मास m1 है, दूसरी बॉडी इसका मास m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को किसी फोर्स से एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक दूसरे को अपनी ओर किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं। ये अब जो फोर्स होगा इसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? हमने यहाँ पर F मान लिया। सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। क्या है? और जो डिस्टेंस निकाली जाती है ये बॉडी के सेंटर से निकाली जाती है, ठीक है। बॉडी के किससे निकाली जाती है? ऐसा नहीं है कि इस वाले एज से निकाल रहे हैं कि इतनी दूर है एक दूसरे से। बॉडी के सेंटर ऑफ मास से निकाली जाती है, ठीक है। ये बात याद रखना। तभी मैंने यहाँ से लिया है इतना पोर्शन बीच में से, ये ऐसा नहीं लिया कि यहाँ से लिया और डिस्टेंस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से निकाली जाती है। उसके बाद हमने फोर्स मान लिया है। अब ये जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के। m1 इज द मास ऑफ बॉडी A,
फर्स्ट बॉडी एम टू विद द मास ऑफ सेकंड बॉडी। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इनके मासेस के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मासेस अगर ज़्यादा होंगे तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, मासेस अगर कम होंगे तो फोर्स। अब मासेस का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात क्या बोली कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस के नहीं, बात को समझे, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे आप जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force acting between two bodies is directly proportional to the multiplication of masses of two body and inversely proportional to the distance, inversely proportional to the square of distance between two body। तो स्क्वायर टर्म ना भूलें, स्क्वायर टर्म ना भूलें। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली 1 अपॉन में करके जब कोई क्वांटिटी आती है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर के। किसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर। अब इसको जब कंबाइन करके लिखा तो दोनों को ये प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 अपॉन, तो ये पूरी क्वांटिटी, ये जो फोर्स है ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंबाइनली हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट आया जी। जी क्या है अब इसके बारे में बताएंगे। तो जब ये ग्रेविट जी प्रोपोर्शनल आया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम क्या बोला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी यूनिट है, ये इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू एक्चुअली में कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था कि कितनी वैल्यू होगी इस कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी, कोई भी न्यूमेरिकल होगा, कोई भी फार्मूला होगा, इसकी वैल्यू यही रहेगी। कैसी भी तरह की प्रॉब्लम हो ग्रेविटेशन से रिलेटेड, हमें जस्ट जी को क्या लेना है आपको, 6.67 × 10⁻⁻11। अब इसके आगे भी लिख रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मींस थ्रू आउट द यूनिवर्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट इज़ कैपिटल जी, इट इज़ नॉट स्मॉल जी। अभी स्मॉल जी पे बाद में आएंगे, जिसको आपने बहुत पहले से देखा हुआ है। स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर। उसको इससे मिसकंसेप्ट मत होना, वो अलग है, ये अलग है। इसकी वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज हो रही है। मून पे चल जाओ चेंज हो जाएगी, स्पेस में चल जाओ 0 हो जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट द यूनिवर्स। आप कहीं भी चल जाओ, इसीलिए इसको क्या बोला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। माइनस में बहुत कम है, यस, इसी की वजह से काम खराब होता है सारा। ये अगर मल्टीप्लाई हो गया, आपका मास है 100 kg, आपके दोस्त का मास है 100 kg, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हुआ, 10,000, सॉरी है ना, 10,000 हो गया। अब 10,000 को इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें 10,000 को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 7 -7। तो इतना फोर्स जो आया, भाई इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं हम। 10⁻4 को मल्टीप्लाई करना है, 10⁻4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगी पावर, तो -11 में से आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, 4 को, क्या बचेगा, -7। तो -7 ये फोर्स आ रहा है माइनस की वैल्यू में, तो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं, तो आपको अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा। अब यहाँ पर कोई मास आ रहा है, अर्थ का मास, भाई अर्थ का मास किस वैल्यू का है, 10⁻24, 10⁻24। अब वो 24 जब होगा तो इसको वो माइनस को प्लस में ले आएगा। 10⁻24 जब इससे डिसॉल्व होगा तो वो फिर वो इफेक्ट दिखेगा आपको, इसीलिए आपको अट्रैक्शन और फोर्स फील होगा, है ना। तो मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड पे करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस ऐसा नहीं ना, अर्थ पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अर्थ खींच लेगी आपको, भाई बहुत दूर निकल गए आप अर्थ से,
अभी चंद्रयान अर्थ का ऑर्बिट छोड़ गया, तो अब वो कहाँ, किसके ऑर्बिट में है? मून के, है ना। अब मून के ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो उस पर कौन सा ग्रेविटेशनल, किस प्लेनेट का है, किस बॉडी का ग्रेविटेशनल इफेक्ट? मून का। मून का इफेक्टिव हो रहा है उस पर, अर्थ इफेक्टिव नहीं कर पा रहा। अब अगर कुछ भी होता है उसको तो कहाँ जाएगा? मून पे जाने की संभावना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा जाएगा, कंफर्म नहीं है, बट है ना, उसके ग्रेविटेशन की वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब ठीक है, ये रहा आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इजिकल टू GM1 अपॉन, यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके, जैसे 3 नंबर का आ सकता है, स्टेट या एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी आपको, थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, एक एक लाइन जो मैंने बताई थी। ये इसके लिए थ्योरी लिखोगे, इसके लिए थ्योरी लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे। और आपको एज्यूम भी करना है लेट द मास ऑफ अ बॉडी इज m1, मास ऑफ बॉडी इज m2, या फिर डायग्राम बना के आप प्रॉपर वे में समझा सकते हो। डायग्राम जरूरी है इसके। और एक जी क्या होता है एक्चुअल में? भाई जी को जैसे डिफाइन कर रहे हो आप, जी को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई पूछ रहे व्हाट इज जी, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। जी क्या है, तो कैसे डिफाइन करोगे? जी क्या है भाई? जी को अगर मैं लिखता हूँ उस वाले लॉ के हिसाब से तो क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा उस फॉर्मूले के हिसाब से। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो अब अगर ये हो चुका है तो जी को डिफाइन कैसे करेंगे? अब यहाँ पर बाकी वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर देते हैं। क्या आर की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पर? 1 मीटर। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या ले लिया? 1 kg। ठीक है, तो ये हमने ये मान लिया कि सपोज 2 बॉडीज हैं जिनका मास 1 kg है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। तो इस कंडीशन में जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो f किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? g क्या है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, इज इक्वल टू द फोर्स applied, is equal to the gravitational force applied between the 2 bodies of mass 1 kg separated by the distance of 1 meter। कि 2 बॉडीज हैं जिनका मास 1 kg है और वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो उनके केस में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो ये अगर ये सारी चीजें इक्वल होगी तो मैं बता देता हूँ 1 kg के 2 ऑब्जेक्ट हैं और उनकी डिस्टेंस है 1 मीटर, तो उनके बीच में कहता है कितना फोर्स लग रहा होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये हुआ इसके हिसाब से। तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? जी के बराबर। और वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, पता ही नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस में। हाँ, वो कब होगा? उसकी वैल्यू कब आएगी? इतनी वैल्यू कब आएगी? कांस्टेंट क्यों होगा ग्रेविटेशनल? जी के इक्वल थोड़े हो, तो कंडीशन मान के करा हमने। किस केस में इक्वल होगा जी के? जब ये 1 है ये 1 है, जब डिस्टेंस दोनों के बीच की, देखो 2 ऑब्जेक्ट है, ये 1 kg, ये ऑब्जेक्ट 1 kg, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 1 मीटर। इसी केस में होगा केवल जी एफ के बराबर। तो इस तरह से डिफाइन करा जाता है, इसी तरह से डिफाइन करा जाता है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है 1 kg, उनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, आपके बोल्ड के लाइन लिखी हुई है, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच लाइंग 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, यहाँ वही बात ली हुई है, समझ में आ गई? अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी एक बार जल्दी से मॉड्यूल में देखेंगे हम। पेज नंबर 60 पे बॉटम में, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी और ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम बिकॉज इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसको भाई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो उन दोनों को फिजिकली कॉन्टैक्ट में रहने की जरूरत नहीं है। जिन बॉडी के बीच में लग रहा हो, दूर होंगी तब भी ये फोर्स लगेगा, है ना। ऐसा नहीं ना हम धरती पे खड़े हुए हैं, धरती माता पे, तभी हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऊपर से कूदेंगे पहली मंजिल से तब भी लगेगा। ट्राई मत करना। बट नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज वेरीज इनवर्सली। ये वही बात है कि भाई ये बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है स्क्वायर के, वो भी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये फोर्स बहुत वीक होता जाएगा।
कि अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स कितना रह जाएगा, 1/4 टाइम रह जाएगा। डबल 2 टाइम्स करा तो इसका स्क्वायर हो रहा है भाई, r को 2r बनाओगे, डबल करोगे तो कितना हो जाएगा है, 4r स्क्वायर हो जाएगा। 4 टाइम्स डिडक्ट हो जाएगा आपका फोर्स। अगर डिस्टेंस को आप 1/4 कर देते हो तो फोर्स कितना रह जाएगा, 1/16 टाइम, है ना, 1/16, इतना कम रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका पहले 1 मीटर था, आपने 0.5 मीटर कर दिया, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था पहले 100 न्यूटन आ रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, तो आपने डिस्टेंस को कितना कर दिया, 0.5, मतलब हाफ कर दिया। या फिर मान लेते हैं पहले 10 मीटर अपार्ट थे, अब 5 मीटर अपार्ट हैं दो ऑब्जेक्ट, पहले उनके बीच में फोर्स था 100 न्यूटन, अब कितना रह जाएगा, 100/4, 25 न्यूटन रह जाएगा। भाई डिस्टेंस हाफ करी तो 1/4 हो गया फोर्स। अगर वो आपका फोर्स 100 है तो कितना रह गया, 25। तो ऐसे डायरेक्ट ये बातें लॉजिकली हमको आनी चाहिए। दूसरी बात, दोनों मासेस को डबल कर दोगे आप, इसको 2m कर दिया, इसको 2m कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4m हो जाएगा, 4m1m2 हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल हमने पहले भी देख चुके थे जब हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है एक और देखो आप पेज नंबर 61 पे, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और एन ऑब्जेक्ट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो ऐसा होता है, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इट डजंट मीन कि एक ही बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ना, अर्थ ही हमें अट्रैक्ट कर रही है, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसकी कोई औकात नहीं है ना, इसलिए हम अर्थ की साइड खींचे चले जाते हैं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, इफ A attracts B with a force F1, the object B attracts object A with the force F2। भाई दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, है ना, लेकिन इफेक्ट किस पे दिखेगा, जिसका मास कम है। मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा था कि मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अर्थ में एक्सेलरेशन थोड़ा ना दिखेगा कि मैं ऊपर खड़ा हूँ आसमान में, अर्थ मेरी साइड आ जाएगी, हम उसकी साइड जाएंगे क्योंकि हमारा मास बहुत कम है। भाई हम जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो हम पे फोर्स लगा रहा है ना, भाई वो बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा सा आदमी आगे तुम्हें खींचेगा, तुमने भी उसी फोर्स से खींचा, उसने भी उसी फोर्स से खींचा, तुम कहाँ जाओगे, सीधी सी बात है ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है तो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। एक बात याद रखो, जितने फोर्स से ए बी को खींच रहा है, हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों फोर्सेस का, एक्शन रिएक्शन, यही तो था न्यूटन का थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। देखो बेटा, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कई बार बोल दे कि राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ जी, है ना, या 2 बातें बताओ जी के बारे में क्या क्या जानते हो, तो ये बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट। देखो पेज नंबर 61 प्रॉपर्टीज हैं, किसकी है प्रॉपर्टीज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वैल्यू दिख दी, बोल्ड करके लिखी हुई वैल्यू। यूनिट कैसे निकलेगी, यूनिट भी बता दिया मैंने, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच की, तो आर स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2, kg मल्टीप्लाइड बाय kg, तो नीचे क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। और फोर्स की तो न्यूटन है ही है, तो इस तरह से यूनिट भी निकाल सकते हो आप। तो ये यूनिट हो गई। और इसी यूनिट को अगर आप किस में निकालते हो, आप CGS में निकालते हो, तो यहाँ पर देखो CGS में निकलने के बाद ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और G -2 हो जाएगी। अब जब ये कैलकुलेशन करोगे कि इसको डाइन में, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात, मीटर स्क्वायर को जब आप चेंज कर रहे हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, गाम स्क्वायर में, तो उससे जो कन्वर्जन होंगे उसके बाद क्या रह जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁸ रह जाएगा। और CGS यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
क्योंकि सीजीएस में न्यूटन को क्या बोलते हैं? डाइन। मीटर को क्या बोलते हैं? और केजी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ का जो फैक्टर है कैलकुलेशन के बाद क्या रह जाएगा? 10⁻⁸ रह जाएगा। वो कुछ नहीं कन्वर्ट करना होता यूनिट को, तो आप आसानी से कर सकते। ग्राम की वैल्यू, हाँ तो केजी, बेटा केजी अपॉन में ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना, केजी -2। इस तरह से ग्राम भी क्या हो जाएगा? -2। अब देखिए नेक्स्ट जो है, द वैल्यू ऑफ जी सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, हैंस जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द यूनिवर्स इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी। एक मिनट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी इज डिटरमाइंड बाय लैबोरेटरी बाय सर हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट थे, सर नाम लग रहा है उनके आगे। पहले सर बहुत बड़े बड़े जो काम करते थे उनके आगे लगता था सर, एक ऑनर था, उपाधि हुआ करती थी सर, एक है ना, सर आइजैक न्यूटन या फिर सर हेनरी कैवेंडिश। आजकल हर कोई सर हो जाता है ना, श्रीमान के लिए सर लगा देते हैं। पहले सर एक ऑनर की उपाधि थी, मतलब एक, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, सिंस द वैल्यू ऑफ जी इज वेरी स्मॉल, जी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, सभी को पता है, माइनस में जा रही तो बहुत स्मॉल है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक, वेरी वीक फोर्स। किसकी वजह से? इसने काम खराब करा सारा का सारा, ये नहीं होता तो बड़ा मजा आ रहा था। इसी ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत वीक बना दिया, इसीलिए दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स है। हम बात करते हैं यूं करके स्केल रब करा, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीकेस्ट फोर्स है। किसकी वजह से? केवल इस फैक्टर की वजह से, है ना। अरे भाई देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है? फिजिकल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर K की वैल्यू क्या है पता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये फैक्टर है, इसकी वजह से इफेक्टिव है। जो कांस्टेंट की वैल्यू है किसमें? 10⁻⁹ जनरली देखो, ग्रेविटी जो टर्म यूज करी जाती है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रही है हम पे, उसको क्या बोल देते हैं हम? रफली ग्रेविटी। क्या बोल देते हैं? तो ग्रेविटी के बारे में लिखा हुआ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज कॉल्ड, किसी भी बॉडी या अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोले हैं? ग्रेविटी। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये टॉपिक्स आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। एक बार रीडिंग मार लो फटाफट। इंपॉर्टेंस बेटा, इसी की वजह से आप तुम अर्थ पे हो, चल फिर पा रहे हो, खा पी पा रहे हो, जिंदगी चल रही है, लाइफ चल रही है। दूसरी बात, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सोलर सिस्टम चल पा रहा है, गैलेक्सीज घूम पा रही हैं। ग्रेविटेशन है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी। तो इसकी इंपॉर्टेंस दी हुई है यहाँ पर। तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, एक बार रीडिंग मार लीजिए सब। देखिए, मास एंड वेट पढ़ रहे थे, तो मास के बारे में पढ़ चुके थे। मास क्या होता है आपका? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड मास, एंड एज यू ऑल नो दैट मास इज नॉट चेंज wherever you are. मास विल नॉट चेंज, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। किसी भी बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, आप कहीं भी चल जाइए। क्लियर? तो ये बात हम सभी को पता होनी चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा, चाहे वो अर्थ पे है, चाहे स्पेस में है, चाहे मून पर है, चाहे जुपिटर पर है, चाहे वो कहीं भी है। क्लियर? और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? बोलो, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? सभी बोलो यार, तो सब क्यों नहीं बोलते? मास की सीजीएस यूनिट, मास की सीजीएस यूनिट ग्राम। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट में मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं सीजीएस में? सेकंड। अरे सेकंड में, चाहे एसआई हो चाहे सीजीएस हो, दोनों में टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। लेकिन मास की यूनिट एसआई में केजी होती है और सीजीएस में ग्राम। इसी तरह से लेंथ जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मीटर क्या होती है? और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। ये बात याद रखना।
तभी उसको सीजीएस बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। सीजीएस की यही फुल फॉर्म है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और आपकी जो एसआई है वो होती है एमकेएस, मीटर केजी और सेकंड। मीटर केजी सेकंड से मिलाकर बना एमकेएस, एमकेएस को ही बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, आगे जाके इनका पढ़ोगे पूरा पूरा डीप एक्सप्लेनेशन आएगा आपका 11th में आएगा, 11th में यूनिट्स साइंस का। बेटा पढ़ा, स्पीड की यूनिट है बेटा, स्पीड की यूनिट है बट इट इज नॉट ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, क्योंकि दो क्वांटिटी से मिलकर स्पीड बनी है आपका, किससे? डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस की भी ऐसा यूनिट नहीं है किलोमीटर, टाइम की भी ऐसा यूनिट नहीं है आर, तो आपका मीटर पर सेकंड जो है वो है ऐसा यूनिट। क्योंकि डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? और टाइम की ऐसा यूनिट? तो मीटर पर सेकंड ये होती है आपकी स्पीड की या वेलोसिटी। हाँ ठीक है, तो मास के बारे में डिस्कशन हो चुका है, वेट की बात आती है। वेट के बारे में, इट इज द फोर्स ऐसा यूनिट क्या होगी? क्या होगी? क्यों? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। लिखा है डेफिनेशन से लग रहा है, द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। टुवर्ड्स इट्स सेंटर क्यों बोला भाई? ये सर क्या बात बोल रहे हो आप? टुवर्ड्स इट्स सेंटर से क्या मतलब आपका? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तब भी उसको टुवर्ड्स इट्स सेंटर एक फोर्स लग रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पर खड़ा है तब भी सेंटर की साइड। अब बोलोगे अगर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो गिर जाएंगे क्या सर नीचे? नहीं 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 नहीं, कौन अट्रैक्ट करे हुए हैं? एक फोर्स टुवर्ड्स इस सेंटर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारी अर्थ पर, सब पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इक्वल नहीं लग रहा, ये बात याद रखो। आप बोलोगे कि हम जितने भी प्राणी हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं, क्या सभी पे इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है? नहीं। आपको पता है दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल, है ना? हमने पढ़ा था F इज प्रोपोर्शनल टू द m1। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं उसमें से अगर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ बोल दिया जाए, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ बोल दिया जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ का मास तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर दूसरे ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो ये फोर्स ज्यादा होगा। अर्थ का मास तो कांस्टेंट हो गया, ये तो क्या है 6 × 10⁻24 kg। अब अगर दूसरे का मास ज्यादा होगा, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो ये वैल्यू जाएगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगी? डबल हो गया। 3 से करता हूं तो ट्रिपल हो गया। बढ़ रहा है फोर्स। तो ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा मास है उतना ही ज्यादा उसका वेट भी होगा, उतने ही ज्यादा फोर्स से अर्थ उसे अट्रैक्ट करेगी। तभी यही बात होती है कि आप हल्की फुल्की चीज को तो आसानी से शिफ्ट कर लेते हो, लिफ्ट कर लेते हो, उठा लेते हो, भारी चीज को नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स लगा रही है अर्थ। ठीक है, तो ऐसा यूनिट इसकी हमने लिख ली न्यूटन। शॉर्ट मैन
डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दो फैक्टर पर निर्भर करता है आपका वेट। जैसा कि इसका फॉर्मूला कहता है W इज इक्वल टू क्या होता है, द मोर द मास द मोर द वेट। इसका मास जितना ज़्यादा है उसका वेट भी उतना ही ज़्यादा है। दूसरी बात, जिस जगह की ग्रेविटी ज़्यादा है, जिस जगह की ग्रेविटी ज़्यादा है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होती है। स्पेस में क्या होती है इसकी वैल्यू, फ्री स्पेस में 0 होती है। तो फ्री स्पेस में आपका वेट कितना रहेगा, कितने न्यूटन, 0 न्यूटन को। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। स्पेस में अगर चले जाओ जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मास तो वही का वही रहेगा, लेकिन मास में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, जी 0 तो फिर वेट भी 0। जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मैक्सिमम है। तो अगर कोई पूछता है ना, कई क्वेश्चन आता है कि यार आपका वेट अर्थ पे मैक्सिमम कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सरफेस पर। लेकिन अगर और गहराई में जाता है, बोलते तो इक्वेटर पे खड़े हो, आप पोल पे खड़े हो, राम खड़ा है इक्वेटर पे, श्याम खड़ा है पोल पे, तो किसका वेट ज्यादा होगा, श्याम का। इक्वेटर का राम श्याम पूछा है ना, श्याम खड़ा है पोल पे, है ना, और राम कहाँ खड़ा है, इक्वेटर पे। तो कौन भारी हो गया, श्याम ज्यादा भारी है ना। तब फोन करके राम श्याम को ये नहीं बोल सकता कि तू अपने आप को भारी मत समझ, क्योंकि बोलेगा मैं तो भारी हूं, बिकॉज आई एम ऑन। ये उस केस में होगा जब राम और श्याम का मास इक्वल है। अगर यार राम 100 kg का होगा और श्याम 50 kg का होगा, तो वो बेचारा पोल पे भी चला जाए तब भी इतना भारी नहीं हो सकता, है ना, नहीं होगा इतना भारी। और जो पोल पे खड़ा हो गया वो तो भयंकर ही भारी हो गया, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बहुत थोड़ा सा, 19-20 का। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं कि दो सेम मास के ऑब्जेक्ट हैं, एक को इक्वेटर पे रख दिया, एक को पोल पे रख दिया, तो कौन ज़्यादा हैवी होगा, पोल वाला, बुद्धूरा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू mg, मास दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मून पर वेट आपका कम होगा, अर्थ पे ज़्यादा होगा, सैटर्न पे और ज़्यादा होगा, जुपिटर पे और ज़्यादा होगा, सन पे, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 28 टाइम्स ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, और जो आपका ब्लैक होल रहता है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना है कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ सन भी आ जाएं। थाउजेंड्स ऑफ सन का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, थाउजेंड्स ऑफ सन अगर एक साथ मिल जाएं, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स एक ब्लैक होल एक्सर्ट करता है, तभी कहते हैं कि उसके ऊपर से लाइट भी पास नहीं हो पाती। इवन लाइट डज नॉट पास थ्रू इट। ये है ब्लैक होल का हाल। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मास जो होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मास, 1000 ऑफ सन के बराबर का मास जो होता है, मास बहुत कम एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। मास बहुत कम एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, मतलब अगर रेडियस बहुत कम कर दी, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा स्फीयर है, इसके बराबर के मास को अगर मैं इतने से में कॉन्सेंट्रेट कर दूं तो किस पे कौन ज़्यादा ग्रेविटी लगाएगा, ये या ये। क्योंकि इस केस में क्या हो गया, G इज इक्वल टू क्या हो गया, GM अपॉन R स्क्वायर। मास तो वही का वही रहा, G तो कांस्टेंट है ही, R को मैंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो अगर बोला कि अर्थ आपकी एकदम से श्रिंक हो जाए, ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, अर्थ छोटी हो जाए एकदम, मास उतना ही रहे, उसका मास जितना था उतना ही रहे, और अर्थ की रेडियस जो है, अर्थ की डायमीटर हाफ हो जाए, यूँ हो जाए, एकदम पिचक जाए, तो उस पर ग्रेविटी का फर्क पड़ेगा, या मतलब उस पर वेट का फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, क्योंकि रेडियस कम हो गई तो आपका वेट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हैं पर याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इट चेंजेस, वेट ऑफ अ बॉडी कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, अलग अलग जगह अलग अलग होगा आपका वेट। आपका वेट जितना यहाँ पर है उसका 1/6 टाइम कहाँ रहेगा, मून पे, और मून पर जितना बता रहा है उसका 6 टाइम कर लो तो कितना रहेगा। और अगर बोल दें कि इफ एनी बॉडी
है ना, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 100 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, देन कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द मून। तो कितना होगा? या फिर अर्थ पे बोलते हैं, अर्थ पे 600 न्यूटन है। अर्थ पे कितना है? 600 न्यूटन। तो मून पर कितना होगा? 100 न्यूटन। अगर मैंने बोला वेट अर्थ पे है ऑब्जेक्ट का कितना? 600, इतना बोझ है धरती पर हो, तो वो मून पर कितना हो जाएगा? वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6। क्यों? क्योंकि G ऑन मून इज डिवाइड बाय G ऑन अर्थ। मास तो कांस्टेंट रहेगा ना दोनों केस में, मास तो कांस्टेंट रहेगा, फिर वेट की डिपेंडेंसी किस पे आई? G पर। और उस ऑब्जेक्ट का मास तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, तो डिपेंडेंसी किस पे आई? G पर। तो G पर डिपेंडेंसी लेंगे तो वेट भी उसी आधार पर हम 1/6 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 100। बड़ा हल्का हो गया। एक और बात वेट के बारे में, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट मास इज अ स्केलर। वेट क्या आपका? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। इट कैन नॉट बी एड एल्जेब्रिकली, इट एडिशन फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये सारी बातें हमको याद रहनी चाहिए। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है। इसकी कुछ डायरेक्शन होती है। अर्थ की सरफेस पर अगर अर्थ अट्रैक्ट करती है तो ये क्या होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर? बेटा देखिए, आपका मास और वेट में डिफरेंस है, पढ़ लेना। यही जो बातें बताई इसके आधार पर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के लिए भी। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वेट। तो वेट की अलग अलग यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट, है ना। तो ये क्या आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ वेट। इसमें आपका केवल इतना सा मतलब कह रहा है, ये जो टॉपिक है बुकलेट्स में सभी देखे, पेज नंबर 70 पे मिलेगा आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ वेट। तो SI सिस्टम में हम एक तो न्यूटन बोलते हैं वेट की यूनिट, है ना। वेट की यूनिट क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसके अलावा एक और यूनिट होती है, देयर इज वन अनदर यूनिट। वो क्या है आपकी? किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट। किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट भी आपकी एक तरह की यूनिट है। तो ये किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट क्या है? किलोग्राम जैसा लग रहा है कि 1 kg, किलोग्राम मतलब 1, तो 1 kg के ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लग रहा है, 1 kg के ऑब्जेक्ट पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलेंगे? 1 kg फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स। कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसे क्या बोलेंगे? 1 kgf। क्या बोलेंगे? 1 kgf या 1 kg वेट, 1 kg का। तो कितना लग रहा है? अगर मैं यहाँ पर W = mg में ये रख देता हूँ, W = m × g, तो यहाँ पर W = क्या हो जाएगा? 1 kg रख दिया, और यहाँ पर है ना, तो कितना आया? यहाँ पर g की वैल्यू में रखता हूँ 9.8, तो यहाँ पर जो आएगा 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, ये हो गया वो कन्वर्ट। तो 1 kg के ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा है? 9.8 न्यूटन। कितना लग रहा है? तो ये कहलाता है 1 kgf, कि 1 kg के ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लग रहा है वही क्या कहलाएगा आपका? कितना लग रहा है? 9.8 न्यूटन। अब अगर मैं बोलूँ 100 kg का ऑब्जेक्ट है, 100 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kgf किसके इक्वल है? तो 100 kgf किसके इक्वल होगा? 980 न्यूटन। किसके इक्वल होगा? तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। जब 1 का इतना है तो 100 का कितना होगा? 980 होगा। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि kgf से न्यूटन में कन्वर्जन। 1 kgf में कितने न्यूटन होता है? 9.8। राउंड फिगर मिले तो 10। समझ में आ गया? तो इसको किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं या फिर kg वेट भी बोलते हैं।
1 किलोग्राम, kg नहीं बोल के k लिख देते हैं हम। k लिख रखा है, kg लिख रखा है, kg लिख रखा है, ठीक है kg चलने दो। अब अगर SI में आपका kg बोल दिया तो CGS में क्या हो जाएगा? ग्राम। CGS में क्या हो गया? ग्राम। तो CGS में लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन CGS प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वेट इज इन ग्राम फोर्स या ग्राम वेट। यहाँ पर किलोग्राम फोर्स बोला तो उधर क्या हो जाएगा? ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलेंगे? 1 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका? यहाँ पर जब कन्वर्ट करा तो कितना आया? 980 डाइन्स। जब देखो कन्वर्जन कर रखा है, G की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब आप CGS में चेंज करोगे, G की वैल्यू ये किस में? SI। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में है? SI में है। इसको CGS में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? देखो सेकंड तो वही का वही रहेगा, मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए क्या करोगे? 100, तब जाके किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर पर। अब इसको जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो G की वैल्यू CGS में आएगी। CGS यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी? 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये तो G की वैल्यू आ गई। अब 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पर जब 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पर ये G को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 980 डाइन। 1 को इससे 1 kg को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा? वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा? 980 डाइन। लिख रखा है ये आपका। तो आपका 1 ग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है? 980 डाइन के। तो ये चीज़ हमको थोड़ी सी पता रहनी चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल में बोल दे आपका तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। क्लियर? अब इसके अलावा जो आपका 1-2 टॉपिक रह रहे हैं, फ्री फॉल है और केपलर्स लॉ है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो देखिए ये केपलर ने जो लॉ दिए थे, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया उससे पहले के हैं। तो केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी करी थी, ठीक है, एस्ट्रोनॉट। हाँ प्लैनेटरी बता रहा हूँ, रुको तो सही। तो उन्होंने जब प्लैनेट्स के मोशन के जब पता लग गया कि हाँ ये है सूरज चांद तारे सारी बातें हैं, तो ये मोशन कैसे कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्या हो रहा है इनके बीच में, उसकी स्टडी करी उन्होंने। उसके बाद उन्हें ऑब्जर्व हुआ, उन्हें पता चला कि जो प्लैनेट्स जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहे हैं उनके बारे में कुछ तथ्य दिए, कुछ बातें दी, कुछ लॉज दिए उन्होंने। तो वो लॉ ही केपलर के लॉ कहलाए। और प्लैनेट के बारे में तो इसको क्या बोल दिया? प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन। तो प्लैनेट्स का पहले तो ये समझ में आया, फर्स्ट लॉ उनको समझ में आया। फर्स्ट लॉ आपका दिया हुआ है क्या? अरे जैसे जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अभी तक कहा जाता है सर्किल में घूम रहे हैं, सर्किल सर्किल नहीं, बट ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। किसमें? इलिप्टिकल। इलिप्स पता है? इलिप्स ऐसा होता है, इलिप्स ऐसा होता है, सर्किल सर्किल ऐसा होता है। सर्किल की जो रेडियस होती है वो कभी चेंज नहीं होती। सर्किल का एक ही सेंटर होता है, इलिप्स के 2 सेंटर होते हैं, है ना, फोकस बोलते हैं उनको। तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। अगर इसमें जो है 2 सर्किल बना दिए जाए ऐसे करके, तो उस तरह से, तो इसकी आप बोलेंगे तो इसमें आपका उन्होंने बताया फर्स्ट लॉ जो था केपलर्स फर्स्ट लॉ, कि हमारा जो प्लैनेट्स हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर नॉट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दे आर रिवॉल्विंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। एंड सन जो है वो एक उनके फोकस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। वो ऐसा नहीं कि बीच में कहीं है, या तो इधर होगा या इधर होगा, आप कैसे भी मान सकते हो। तो उसके एक फोकस पर, एक कोने में है, और जो प्लैनेट है वह इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जो सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, वो सारे प्लैनेट्स किसमें? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। शनि बेचारा, ठीक है ना, आजकल इसी को सन बोलते हैं।
ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। हाँ है ना, तो फर्स्ट लॉ बताया उन्होंने बेटा, है ये नेचर है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब ऐसा है ना, अब आगे की बातें बताऊंगा तो समझ में आएगी कि वैसे है ना, बहुत सारी बातें जो बताई गई उनके बारे में एक्सप्लेनेशन वो खुद भी नहीं दे सके, आगे जाके एक्सप्लेनेशन हुआ। कई बार होता है कि हाँ पता लग जाती है चीज़ ऐसी है, लेकिन ये नहीं पता होता ना क्यों है भाई, ऐसा हो रहा है लेकिन क्यों नहीं हो रहा। एप्पल गिर रहा है, सभी ने देखा था कि गिर रहा है, हाँ गिरता है, कोई बोले गिरता है क्यों गिरता है, पेड़ से नीचे नहीं बस गिरता है, ऐसे ही होता। एक्सप्लेनेशन किसने दिया बेटा, स्टडी करी, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इनके बारे में तुम्हें 11th में पता लगेगा। बेटा गैलीलियो कौन से स्पेस में गए थे, सारे प्लैनेट्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारी उनकी सरफेस कैसी होती है, क्या होती है, क्या है क्या नहीं है, सब बता दिया है ना। हाँ सब बात कर रहा हूँ है ना। सेकंड लॉ देखो, फर्स्ट लॉ को हम पढ़ लेते हैं एक बार, आप बुक से पढ़ लीजिए, जो मैंने लिखा है वही रीडिंग कर लीजिए। Kepler's first law, the planets move in the elliptical orbits around the sun with the sun at the one of two foci of the elliptical orbit। फोकी मतलब वही सेंटर फोकस पॉइंट, फोकी 1 फोकी 2 ऐसा करके बोलते हैं, फोकल 1 फोकस 2, तो 1 सेंट उस पर होगा आपका सन, ठीक है। अब सेकंड वाला लॉ आ जाएगा, केवल स्टेटमेंट याद रखने हमको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जब आपका हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत डीप स्टडी जो पढ़ोगे, सेकंड जो लॉ है वो थोड़ा सा समझने वाला है। सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ में ये बताया गया है कि जो आपका सन है, इससे अब जो आपका प्लैनेट है उसकी जो डिस्टेंस है वो बार बार चेंज हो रही है। डिस्टेंस जो है वो बार बार चेंज हो रही है। जब यहाँ रहेगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी, यहाँ रहेगा तो डिस्टेंस, तो चलो उन्होंने बात बोल दी कि एक जो लाइन ज्वाइन कर रही है इससे इसको, ये लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। अब ये क्या बात बोल दी, तो इसको समझाता हूँ मैं। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल, चलो ठीक है, यहाँ पर t इक्वल टू क्या है 0, इस पॉइंट पर मैं मान लेता हूँ t इक्वल टू क्या है 5 सेकेंड या 5 मैंने मान लिया, 5 यहाँ पर कितना मान लिया 5 आवर्स, कितना मान लिया, इसको भी लाइन को ज्वाइन कर दिया प्लैनेट से। तो प्लैनेट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करा, कितना टाइम लगा उसको, कितना टाइम लगा, ठीक है। चलो अब इधर की साइड आ गया प्लैनेट आपका, घूमता घूमता आएगा, इधर की साइड घूम रहा है, अब इधर आ गया, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 सेकेंड, इस पॉइंट को a' नाम दे दिया, और ये हो गया t इक्वल टू 5 आवर्स। अब इस टाइम में भी मैंने जब ज्वाइन करा तो ये जो एरिया आ रहा, टाइम कितना लगा यहाँ भी, ये जो लाइन है ये चलती 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 यहाँ तक आई, ये लाइन ने भी स्वीप करा कुछ एरिया, यूं करते करते स्वीप कर रही है एरिया, यहाँ से ए पॉइंट पर थी, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका एरिया निकाल लो, इसको ओ नाम दे दो, इसको ओ' नाम दे दो, तो एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ डैश ए डैश बी डैश, ये होगा, ये कहा उन्होंने। अब ऐसा क्यों होगा उसका भी मतलब समझाता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं। देखो क्या होता है कि जब ये कोई भी प्लैनेट है जब सन के पास आने वाला होता है, ऑब्वियसली बात है उसकी रेडियस कम हो रही है, रेडियस कम हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए ये, यार तुम बोलोगे सर ये नाइंसाफी क्योंकि यहाँ पर तो इतना सा ही चला, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आ गया है ना, ज़्यादा पाथ क्यों ट्रेवल कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर आके उसकी स्पीड, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, सन उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, अब यहाँ पर स्पीड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर कम है तो ये बाहर निकल जाएगा।
यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो उसे अरे क्या होता है, आज कोई बहुत ख़राब नहीं बोलूँ, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है सपोज आपके, आप क्या करते हो, जल्दी निकल ले सर, है ना। और जब वो दूर खड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल, है ना, सर तो बुला ही नहीं पाएंगे अपनी ओर। ये वही वाला फैक्टर है। सर पास में खड़े हैं, अरे जल्दी सर खींच लेंगे। यहाँ पर अरे बहुत दूर है सर, क्या बुलाएंगे, कुछ भी नहीं, आराम से, है ना। तो वही वाली बात है, सर का ऑरा इतना है कि तुम्हें खींच लेंगे अपनी ओर, कहाँ जा रहा है इधर, है ना। तो तुम क्या करो, जल्दी। और यहाँ पर तुम्हें कोई डर नहीं है तो धीरे धीरे जा रहे हो, मीन्स उनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है यहाँ पर, तुम्हें पूरा विश्वास है अपने ऊपर, तुम नहीं डर रहे, बिल्कुल भय नहीं है तुम्हें, इसलिए आराम से चलो शेर की तरह। यहाँ पर आते ही गीदड़ बन जाओगे, तुम भागोगे जल्दी। ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में कम होगा, इस केस में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट को अब एक बार रीड करो, अब वापस रीड करो। इसका इसने ये स्वीप करा, बनाया एरिया, क्लियर। इस लाइन ने ये यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, तो एक कुछ एरिया बनाना, एरिया 2D होता है ना, तो इसने स्वीप करा एरिया, एक तरह से यहाँ पर भी स्वीप करा, A डैश से B डैश पर आया जब, तो भी इसने कुछ एरिया स्वीप करा। तो ये एरिया और ये एरिया क्या बराबर होगा, टाइम बराबर हो तो। अब ऐसे सपोज यहाँ पर भी ले लिया आपने वो कुछ, सपोज यहाँ पर भी 5 आवर्स के लिए लिया, तो ये एरिया भी इक्वल होगा। टाइम इक्वल लोगे तो, अगर टाइम अलग अलग ले लिया तो फिर गारंटी नहीं ले सकते हम। तो ये स्टडी करके बताया उन्होंने, तो इसको एक बार रीड करो। हाँ, जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है वही तो है बेटा, ए बी नहीं है प्लेनेट। प्लेनेट यहाँ था, फिर यहाँ आ गया 5 घंटे में, तो हमने ये देखा कि जो लाइन है इसने इतना एरिया बना लिया कैलकुलेट में। अब प्लेनेट यहाँ पर है, वापस ऑब्जर्व करा और 5 आवर्स तक ऑब्जर्व करा, बी डैश पर आ गया। 5 आवर्स के बाद इसका भी एरिया निकाला तो एरिया क्या आया, इक्वल आया।